ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस के बारे में बात करके चलें। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन सिंथेसिस की स्टेप आती है। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज वन फास्फेट किससे कन्वर्टेड होता है इस तरीके से, इसे हेक्सोकाइनेज के द्वारा। ग्लूकोज से बात कर लेते हैं। ग्लूकोज वन फास्फेट किससे कन्वर्टेड होता है, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज लीवर का केस है। तो ग्लूकोज वन फास्फेट्स के बाद किस में कन्वर्टन होता है उसका, यूडीपी ग्लूकोज फास्फोराइलेज, यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्टन हो जाता है उसका, किससे, एंजाइम की सहायता से, यूटीपी ग्लूकोज फास्फोराइलेज एंजाइम की सहायता से। और यूटीपी ग्लूकोज बनना यानी कि यूटीपी है तो यूटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, यूटीपी किस में कन्वर्टेड होगा, यूटीपी में, और एक वन फास्फेट आयन है वो अलग हो जाएगा। तो ये एक तरीके से स्टेप हो जाती है हमारी एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। ये फिर दूसरी मेन स्टेप आते हैं पॉलीमर फॉर्मेशन, जिसमें क्या होगा, ग्लाइकोजन प्राइमर या ग्लूकोज होता है, तो किससे जुड़ता है हमारा, यूटीपी यूडीपी ग्लूकोज से। कौन सा इंजन लगेगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। क्या बनेगा इसलिए, एक तरीके से ग्लूकोज ग्लूकोज बॉन्ड बन जाता है, या फिर जैसे ग्लाइकोजन पॉलीमर भी, एक मोनोमर भी मान सकते हैं। क्या होगा, ग्लूकोज ग्लूकोज बन गया, यूटीपी अलग हो गया। तो इस प्रकार ये जो फॉर्मेशन होता चलता है इनका, पूरी एक चेन बन जाती है। तो एक सिंगल चेन बनाने के लिए कौन सा यूज हो रहा है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस यूज होता है। एक्टिवेशन किससे किया, मेन एंजाइम, इसको ध्यान रखना है आपको, बाकी के तो आप बता रहेंगे, यूटीपी ग्लूकोज फास्फोराइलेज द्वारा मेन आता है। फिर आता है ब्रांचिंग एंजाइम आता है, जैसे जो पीढ़ा बना है इसकी ब्रांचिंग भी करनी पड़ेगी। ब्रांचिंग क्या करती है, तो सिंगल लाइन में है तो वो क्या, उसको एक डबल ब्रांच में कन्वर्टन कर जाता है। तो इसलिए क्या करता है वो, एक तरीके से इसको ब्रांचिंग का करने का काम करता है। जैसे जी 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 है, तो इसको जी 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 को कन्वर्ट करता है, फिर इससे ब्रांच बन गई जी जी जी, ऐसे ब्रांचिंग करने का काम करता है। तो इसमें इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं है इसमें बारे में। मेन चीज़ है इसके बारे में वो है इसकी डिजीज। तो इसमें एक डिजीज होती है जिसका नाम कहते हैं हम ब्रांचिंग एंजाइम से, वो होता है एडिसन्स डिजीज। एडिसन नहीं होता है, एडर्सन डिजीज होता है, सॉरी। तो एडर्सन डिजीज होता है जिसमें क्या होता है कि ये डेफिशिएट ब्रांचिंग एंजाइम, ब्रांचिंग एंजाइम होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है, ये होता है इस डिजीज में। तो इससे क्या होगा, इस तरह ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो ये होगा कि एक तरीके से एमाइलोपेक्टिनोसिस हो जाएगा एक तरीके से इसमें, ये इसका एक एमाइलोपेक्टिनोसिस हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें। ये क्या होता है, एक तरीके टॉक्सिक होता है लिवर के लिए। तो ये टॉक्सिक होता है, इस सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा इस तरीके से इसमें लिवर सिरोसिस, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली बनने भी जाएंगी। तो इसलिए लिवर सिरोसिस, हेपेटो स्प्लीनो मगेली, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस इकट्ठा हो गया है बहुत ज़्यादा, तो उसको सिंपल सी बात है एब्जॉर्ब करने का काम करेगी, स्प्लीन करेगी तो स्प्लीन होना साइज बढ़ाएगी, और लिवर में तो सिरोसिस हो ही रहा है तो उसका साइज तो बढ़ेगा ही। इसलिए लिवर सिरोसिस है तो स्प्लीनोमेगेली हो जाती है, डेथ भी जाती है इसमें आदमी की। तो इसलिए ये चीज़ होता है हमारा पेक्टिनोसिस ध्यान रखना मेन। तो इसमें ये होता है ब्रांचिंग एंजाइम से होता है, ए बी से ध्यान रखता है, ए बी। और उसके अलावा सी डी और आता है जिसमें कोरीज डिजीज होती है हमारी, उससे मैं पढ़ाऊंगा आगे। और उसमें कौन सा एंजाइम होता है, डी ब्रांचिंग एंजाइम होता है। और एक्वलिमेशन किसका होता है, डेक्स्ट्रिन या लिमिटेड डेक्स्ट्रिन होता है, उसका एक्वलिमेशन होता है, ये होता है उस एंजाइम में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ऐसे ब्रांचिंग एंजाइम से लास्ट में क्या बन गया हमारा, ग्लाइकोजन बन गया।
तो ये तरीके से ये हमारे ग्लूकोजन कोजन सिंथेसिस का सिंपल सिस्टम खत्म होगा पूरा। मेन आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो यूटीपी ग्लूकोज फास्फोराइलेज वाला एंजाइम ध्यान रखना है जो कि एक्टिवेशन कर रहा था। बाकी मैं तो सिंपल यूटीपी यूटीपी हटता चलेगा, ग्लूकोज ग्लूकोज से मोनोमर जुड़ते चलेंगे, ये ऐसे आएगा। ब्रांचिंग एंजाइम ध्यान रखना, ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी एडर्सन डिजीज होती है, इसमें एमाइलोपेक्टिनोसिस हो जाता है। क्या होता है, टॉक्सिक होता है, लिवर सिरोसिस हेपेटोस्प्लेनोमेगाली वाले लक्षण आने को लग जाते हैं। ये एक केस के रूप में भी दिया जा सकता है इस तरीके से आपको। सिंपल सी बात है। और सिंपल सी बात है, क्या होगा इसमें ग्लाइकोजन इस तरीके से स्टोरेज होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है डी क्योंकि एकमात्र डी है जो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन से रिलेटेड है, बाकी सारे ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन से रिलेटेड होती है डी। तो ये थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट डी बन जाती है, क्योंकि ये आप हलाल इसके बारे में आदमी सोचता नहीं कि ग्लाइकोजन स्टोरेज में भी या ग्लाइकोजन इस तरीके से फॉर्मेशन में भी कोई डिजीज हो सकती है। इसलिए ये चीज़ डी इस तरीके से इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखें। ए बी सी डी से ध्यान रखना है, सी से पूरी चीज डी बनना चाहिए, ए से एडिशन दीजिंग और ब्रांचिंग एंजाइम, ये चीज़ आती है। अब मेन पार्ट आता है इसका, वो आता है डिग्रेडेशन ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन में सबसे जो मेन स्टेप आती है वो आती है हमारी एक तरीके से ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज वाली आती है। ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है हमारा, तो ये ग्लूकोज के मोनोमर्स को एक तरीके से अलग करने का काम करता है, और ग्लूकोज को अलग कर लेगा ग्लूकोज 1 फास्फेट के रूप में, और दोनों तरफ एक तरीके से ग्लूकोज को जोड़ देगा। तो इससे क्या बन जाता है, एक तरीके से लिमिटेड डेक्सट्रिन बन जाता है, क्योंकि बीच में से तोड़ रहा है तो दोनों तरफ सिंपल वाइज ग्लूकोज के एक तरीके से खाली ग्लूकोज तो बनेगा नहीं, ग्लूकोज 3-4 मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, 3-4 मॉलिक्यूल वाली यूनिट बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं लिमिटेड डेक्सट्रिन। तो ग्लूकोज ग्लूकोज से ग्लूकोज फास्फेट बन गया, तो ऐसे बन जाती है जिसको हम बोलते हैं हम लिमिटेड डेक्सट्रिन। तो इसे लिमिटेड डेक्सट्रिन कैसे बोलते हैं आपको पता लग गया, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए लिमिटेड डेक्सट्रिन क्या होती है। इसके बारे एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, कि ये जो चीज़ें होती है वो केवल 1,4 बॉन्ड को ही तोड़ता है खाली। तो ओनली किसको बॉन्ड को पे काम करता है, अल्फा 1,4 बॉन्ड पे ही काम करता है, यानी कि अल्फा 1,4 बॉन्ड पे ही काम कर रहा है इस तरीके से। यानी कि सिंपल सी बात है कि तो लीनियन तौड़ पे ही तोड़ रहा है इसको, ब्रांच को नहीं तोड़ रहा है। जो ब्रांच में अल्फा 1,6 वो मॉलिक्यूल ये बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है उसको ये नहीं तोड़ रहा है, तो खाली 1,4 को तोड़ रहा है, तो इसलिए इसमें ये हाईली ब्रांच होगी, यानी कि 2-3 में भी एक ब्रांच निकल जाएगी इस तरीके से। ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही ब्रांच निकली, इसकी ऊपर ब्रांच है, फिर यहाँ से जी आ गया, तो इस तरीके से हाईली ब्रांच रहता है, तो इसलिए इसको लिमिटेड डेस्टिन रहता है। तो इसका सिंपल सी बात है डी ब्रांचिंग करनी जरूरी है। तो इसमें आता है हमारे 2 एंजाइम आते हैं डी ब्रांचिंग के, किसमें पहला आता है हमारा इस तरीके से आता है हमारा इधर ट्रांसफरेज, जैसे इसमें ब्रांचिंग जुड़ रही है काफ़ी, तो इसमें आता है हमारा ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या करता है, इस तरीके से इस मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है उसको छोड़ दीजिए, तो बाकी के ऊपर के जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनको सीधी लाइन में जोड़ देता है इस तरीके से। तो यानी कि जी 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 बस एक थोड़ा सा ब्रांच बची मिलेगी, फिर जी फास्फेट बन जाएगा इस तरीके से। तो एक छोटी सी ब्रांच मिलेगी जो उसके जो ऊपर के मॉलिक्यूल है उनको ट्रांसफर कर देता है इस लीनियर लाइन में। तो ये हमारा काम था आगे देखिए ट्रांसफरेज एंजाइम ट्रांसफर करने का काम हो गया, थोड़ा सा आप आराम से समझ सकते हैं। फिर आता है हमारा डी ब्रांचिंग एंजाइम। डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है कि इस जो बचा को चाहे ब्रांच इसको भी मामला समाप्त कर देता है इसका भी, और एक पूरी लीनियर लाइन बन जाती है हमारी। ये लीनियर लाइन बन जाती है। अब सिंपल सी बात आप यूँ कहेंगे कि पॉलीमर होंगे तो बाकी ऊपर का काम वो चल ही रहा है 1,4 बॉन्ड को तोड़ने का, इसलिए ये लास्ट में से ग्लूकोज फास्फेट ही बचता है। इसलिए ग्लूकोज फास्फेट
जब बचता है इस तरीके से ग्लूकोज फास्फेट का कंसीडर कर सकते हैं इसको लास्ट में, या फिर मोनोमर टूटते टूटते क्या बचेगा हमेशा लास्ट में ग्लूकोज फास्फेट बचेगा। जब ग्लूकोज फास्फेट बचता है लास्ट में तो उसको फास्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्टर करना भी तो जरूरी है, ग्लूकोज फास्फेट को। तो ग्लूकोज फास्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्टन करने का काम एक बहुत ही काफ़ी बार पढ़ा होगा आपने, जो ग्लूकोन्यूजेनेसिस का पढ़ा था, तो इसका नाम होता है ग्लूकोज फास्फेटेज। ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज 6 फास्फेटेज आता है, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। इस एंजाइम के बारे में मैंने बताया था कि ग्लूकोन्यूजेनेसिस या ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया होती है वो लिवर में और रीनल कॉर्टेक्स में क्यों होती है, क्योंकि नॉर्मल ये एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट प्रेजेंट होता है, तो ओनली प्रेजेंट इन लिवर एंड रीनल कॉर्टेक्स। तो इसलिए ये जो चीज़ें होती है ग्लाइकोजन बनाने का काम तो मसल्स के अंदर हो जाता है एक तरीके से, लेकिन उसको तोड़ने का जो काम है एक तरीके से, या फिर जो फाइनल स्टेप है उसकी ग्लूकोज बनाने की, वो एक तरीके से लिवर में ही होगी। तो इसलिए ग्लाइकोजन चाहे मसल में स्टोरेज हो चाहे लिवर में, उसे सिंपल सी बात है लिवर तक पहुंचना ही पड़ेगा ताकि वो ग्लूकोज में कन्वर्टेड हो सके, क्योंकि जो लास्ट स्टेप है ग्लूकोज से 6 फास्फेट से सिंपल सी बात है ग्लूकोज में बनने वाली प्रक्रिया वो सिंपल सी बात है केवल लिवर में ही संभव है, इसलिए उसको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो ये इसके कारण संभव है। अब छोटे मोटे इसके डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी सारी डिजीज हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है डिजीज का। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट कर लेते हैं नीचे से। तो सबसे पहले नीचे वाले में आती है हमारी वॉन ग्रिक डिजीज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछी जाती है। काफ़ी जो कॉमनेस्ट क्वेश्चन आएगा वो आपका वो इसी से ही आएगा, इम्पॉर्टेंट मान लीजिए। वॉन ग्रिक डिजीज, वॉन ग्रिक डिजीज में क्या होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की तो कमी हो गई, सिंपल सी बात है ये एंजाइम पता लग रहा है आपको। इसमें क्या पता लग रहा है आपको, और क्या पता लग रहा है कि एक तरीके से इसमें मसल्स की को तो कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि मसल्स में ये इंजाइम नॉर्मल केस में नहीं होता, तो डिजीज में हो नहीं हो क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए इसमें कोई भी डिजीज होगी तो ये एक ऐसी डिजीज इसमें सिंपल सी बात है इम्पैक्ट आएगा केवल लिवर पर आएगा। तो लिवर पे है तो लिवर वाली चीज़ें होंगी, तो सबसे पहले बात है इससे रिलेटेड कोई सी भी डिजीज हुई तो उसमें क्या हुआ, ये तेरी फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है ग्लूकोज नहीं मिल रहा, ग्लाइकोजन टूट नहीं रहा ग्लूकोज में, तो इसलिए फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया सब डिजीज में होगा। और क्या मिलेगा हमारा, एक तरीके से लिवर सिरोसिस मिल सकता है हमें, हेपेटोमेगेली, हेपेटोमेगेली मिल सकती है। उसके अलावा आरबीसी डिसफंक्शन मिल सकता है, क्योंकि उसको केवल ग्लूकोज ही चाहिए, आरबीसी डिसफंक्शन मिल सकता है। और क्या मिल सकता है हमारा, हाइपरलिपिडीमिया मिल सकता है। ये होता है एक, इसमें एक फीचर ध्यान रखना काफी बार देखा गया है, वो इसमें पिक्चर पकड़ा जाता है जिसका नाम होता है डॉल फेस। इसमें जैसे किताब में हमारी दे नहीं रखा तो मैं दिखा देता भी, तो वो डॉल फेस होता है, तरीके से एक मोटा सा आदमी होता है जिसपे कि सिंपल सी बात है चेहरे पे एक तरीके से बहुत ज़्यादा लिपिड का एक्युमुलेशन हो रखा होता है, उससे बार बार भूख लगती रहती है। सिंपल सी बात है, क्योंकि सिंपल सी बात है वो स्टोरेज जो फॉर्म है उसकी खाने की बहुत यूज हो नहीं रही, जो इंस्टेंट खाना है वही एक तरीके से कंजप्शन हो रहा है उसका ही, यूटिलाइज के रूप में स्टोरेज हो नहीं रहा खाने का, इसलिए सिंपल सी बात है उसको फैट बढ़ा हुआ मिलेगा, हाइपर लिपिड होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है ग्लाइकोजन स्टोरेज वगैरह जो है उसका यूज हो नहीं रहा, तो सिंपल सी बात है वो लिपिड के रूप में उसका स्टोरेज होगा इस तरीके से। मतलब स्टोरेज होने को तो ग्लाइकोजन में स्टोरेज है, लेकिन ग्लाइकोजन स्टोरेज से बॉडी को कुछ फायदा मिल नहीं रहा है, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोरेज के बाद उसका यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा, इसलिए सिंपल सी बात है उसमें हाइपरलिपिडीमिया मिलने लग जाएगा, फैट एक्यूमुलेशन मिलने लग जाएगा बहुत ज़्यादा उसमें। तो ये चीज़ होती है, ये काफ़ी बार मोस्ट कॉमन कॉनेस्ट क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ सब में मिलती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को ग्लूकोज बनाना है लास्ट में तो उसको यहीं पे ही पहुँचना पड़ेगा। तो ऐसे में सिंपल सी बात है ये एंजाइम नहीं होगा तो उसे सिंपल सी बात है फैटी एसिड का ही उपयोग करना पड़ेगा इस तरीके से उसको एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए। उसमें कोई और ऑप्शन है नहीं उसके पास ग्लूकोज को पहुँचने का, या तो सीधे बाहर से ले ग्लूकोज, नहीं तो फिर रहने दे वो, उसके बाद और कुछ ऑप्शन है ही नहीं है। सिंपल सी बात है ग्लूकोज बाहर से लेना ही लेना पड़ेगा उसको। ये चीज़ एक डिजीज इंपॉर्टेंट है आपको, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको, ये आता ही आता है क्वेश्चन इसका, लगा लीजिए आपको। फिर आता है हमारा जस्ट ऊपर वाली स्टेप, छोटी मोटी स्टेपों में जाएँ तो ये वाली ऐसे स्टेप ऐसे कुछ खास है नहीं है, डी ब्रांचिंग वाली स्टेप है खास हमारी। तो डी ब्रांचिंग वाली स्टेप में बात करके चलें तो मैंने बताया था ए बी सी डी से सी डी आता है, यहाँ पे पहले वहाँ पे ए बी आ गया था,
तो डी ब्रांचिंग से सी डी आ गया, सी से क्या आ गया हमारा कोरीज डिजीज बन जाएगा। कोरीज डिजीज में क्या होगा हमारा, डी ब्रांचिंग एंजाइम की कमी हो जाएगी, तो ये डी ब्रांचिंग एंजाइम है। डी ब्रांचिंग एंजाइम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, इसके जस्ट ऊपर वाले चीज क्या आते हैं, लिमिटेड डेस्टिन। इसको मत जाइए, ये तो एक ही दोनों स्टेप में आते हैं, मैंने अलग अलग करके लिख रखा है। लिमिटेड डेस्टिन का अक्युमुलेशन हो जाएगा। लिमिटेड डेस्टिन का एक्युमुलेशन होने से क्या होगा इस तरीके से, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो ऊपर वाली डिजीज हो रही थी, जैसे हम सिंपल सी बात से बात कर रहे थे, इसमें नीचे वाले लक्षण ही आएंगे फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया वाला, लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि हेपेटोमेगेली के संग संग हमें आपको वो भी मिलेगी मायोपैथी। क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ तक की सारी स्टेप तो लिवर में वहाँ पे भी हो रही थी, मसल्स के अंदर भी। सिंपल सी बात है, इसके लिए इसके कारण जो ये जो चीज़ है ये आपको हमें सिंपल सी बात है हेपेटोमेगेली तो मिलेगी, लेकिन इसका साथ मायोपैथी भी मिलेगी। तो इसके साथ हमें तो हेपेटोमेगेली तो मिल ही रही होगी, लिवर में तो रहता ही है एंजाइम ये, उसके साथ हमको मायोपैथी भी मिलेगी। ये सबसे मेन डिफरेंस है याद करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए डिफरेंस क्या रहेगा। इस तरीके से इसमें हेपेटोमेगेली भी मिलेगी और उसके साथ मायोपैथी भी मिल रही है, तो ये एक तरीके से मेन डिफरेंस है इसका। फिर हम और ऊपर आए, सबसे ऊपर वाली डिजीज पे तो आता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, जो एक तरीके से रेट लिमिटिंग एंजाइम रहता है या मेन एंजाइम रहता है। जब मैं रेगुलेशन पढ़ाऊंगा इसके जस्ट बाद उसके बारे में बात करूंगा। इसलिए इसमें कौन कौन सी डिजीज रहती है, तो इसलिए इसके इसमें लिवर की कार्य अलग डिजीज रहती है, लिवर का फास्फोराइलेज वगैरह होता है। लिवर फास्फोराइलेज की कमी हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम, हेयर्स डिजीज। और यदि मसल्स वाला कम हो जाए तो उसे कम कहेंगे मैक आर्थर डिजीज। सिंपल सी बात है। अब मैक आर्थर डिजीज में क्या होगा, इस तरीके से एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा, मसल से रिलेटेड, तो इसमें ध्यान रखना आपको मिलता है एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। ये होता है, ये चीज मिलती है। इसके अलावा आपको नॉर्मल तो पता ही, ग्लाइकोजन का एक्युमुलेशन होने लग जाएगा इस तरीके से, तो इस तरीके से ग्लोबिन वगैरह मायोग्लोबिन यूरिया मिल सकता है आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है एक्सरसाइज इंटॉलरेंस मिलती है। बाकी की सिंपल सी बात है एक्युमुलेशन ऑफ मसल तो आप वैसे समझ जाते हैं। इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको सिंपल सी बात है हेपेटोमेगेली मिलेगी। अब सिंपल सी बात है हेपेटोमेगेली तो नीचे वाले में मिल रहे थे वॉन की डिजीज में, तो इसमें क्या अंतर कर सकते हैं आप इस तरीके से, तो क्या अंतर हो, कुछ ना कुछ अंतर तो होना चाहिए। कुछ सिंपल सी बात है, अब ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको वॉन ग्रिक डिजीज में आपको फैट एक्युमुलेशन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा इस तरीके से। ये चीज़ है, इसमें हाइपरलिपिडीमिया मिलेगा, उसमें एक तरीके से हाइपरलिपिडीमिया नहीं मिलेगा। और उसके अलावा स्पेसिफिक फीचर बहुत सारे रहते हैं इस तरीके से उसमें। वो बॉर्न की डिजीज में जिसने बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक फीचर दे दिए तो आपको वो इसमें अंतर मिलेगा और नहीं मिलेगा, ये चाहिए। सारी स्टेप वगैरह होती जाएंगी। लास्ट प्रोडक्ट इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलता है, वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट से बनता है। मान के चले अब ये एंजाइम है वो डिस्फंक्शन नहीं है, ये एंजाइम डिस्फंक्शन है, तो इस तरीके से ये चीज़ ध्यान रख लीजिए कि सिंपल सी बात है आपको जो है वो ग्लाइकोजन स्टोरेज है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा ग्लूकोज के रूप में। लेकिन हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था, ये चीज़ पढ़ी थी कि पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से जो लैक्टिक एसिड वगैरह वाली प्रक्रिया चलती है उसके कारण इसमें प्रोटीन भी इन्वॉल्व होता है, फैट भी इन्वॉल्व रहता है। वो सारी की सारी चीज़ें सिंपल सी बात है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट उसमें आता ही आता है। तो ये चीज़ सिंपल सी बात है ग्लूकोन्यूजेनेसिस का एक एसेंशियल स्टेप है। तो ये जो स्टेप है इसके कारण सिंपल सी बात है हाइपोग्लाइसीमिया होगी भी तो वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। सिंपल सी बात है, ऐसे समझ लीजिए कि ये स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप इसमें कम इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप में और रिएक्टेंट भी आएंगे मिलेंगे, अमाइनो एसिड, फैट, इस तरह ग्लिसरॉल हुआ वो भी आगे मिलेगा, तो वो इसी स्टेप से स्टार्ट हो जाएंगे। ये स्टेप का उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए खाली ग्लाइकोजन का यूटिलाइजेशन नहीं होगा एनर्जी के रूप में, लेकिन इसमें वॉन ग्रिक डिजीज होती है उसमें किसी भी चीज़ का यूटिलाइजेशन नहीं होगा इसी तरीके से। ग्लूकोज उसको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सिंपल से ब्रेन केवल ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करता है,
उसके बाद सीधे कीटोन बॉडी से करता है। इस तरीके से आप ध्यान रखिए, या तो सिंपल सी बात उसमें एक एनारोबिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन या तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, या फिर इधर ये इंस्टेंट यूटिलाइजेशन होगा ग्लूकोज का, कि सीधे जूस पिया और सीधे यूटिलाइज एनर्जी मिल गई उसको, बाकी की स्टोरेज वगैरह के रूप में कुछ भी नहीं है उसके पास। तो वो ये चीज़ होगी ग्लूकोज सिक्स फास्फेट की एफिशिएंसी है। इसके केस में भी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं आएगा। मेन इम्पैक्ट आएगा लिवर के रूप में, क्योंकि लिवर को सिंपल ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोर करके तो उसने बहुत ज़्यादा रख लिया, लेकिन उसका वो तोड़ पा नहीं रहा है, इसलिए मेन सिस्टम इसमें हेपेटोमेगली मिलेगी, और उसमें ज़्यादा फीचर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ है। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है इसमें फीचर हो, लेकिन ये कि मेन सिंपल सी बात है, फीचर्स आपको इस बोन की डिजीज में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक ज़्यादा एक ब्रॉड टर्म आ जाता है, जिसमें सारे स्टेप्स के एंजाइम वगैरह इन्वॉल्व रहते हैं, ये चीज़ रहती है मेन। फिर हम आते हैं एक तरीके से रेगुलेशन के रूप में, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस लेक्चर का। रेगुलेशन के केस में ध्यान रखना, इस तरीके से दो एंजाइम होते हैं, मतलब इस तरह हार्मोनल रेगुलेशन में रहता है। कौन कौन से रहते हैं? तो एपिनेफ्रिन होते हैं, जो कि एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन, इनका क्या काम होता है? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना। तो ये किसको मतलब एक तरीके से इंक्रीज करेंगे, ग्लाइकोजन के टूटने को बढ़ाएंगे कि स्टोरेज को बढ़ाएंगे? तो ग्लाइकोजन के टूटने को बढ़ाएंगे इस तरीके से। तो एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन क्या करते हैं? ग्लाइकोजन के टूटने को बढ़ाते हैं। और इंसुलिन क्या करता है? इस तरीके से ग्लाइकोजन के स्टोरेज को बढ़ाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको। एक इसमें मैंने रेट लिमिटिंग स्टेप बताई थी, कौन सी बताई थी इसमें एंजाइम में? तो इस तरीके से ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज होती है, वो इस तरीके से सिंपल सी बात है, एक रेट लिमिटिंग स्टेप होती है इसकी, ये ध्यान रखना। रेट लिमिटिंग स्टेप रहती है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। तो रेट लिमिटिंग स्टेप है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, तो इसको जो रेगुलेट करेगा वो चीज़ इसको पालेगा। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज होता है, जब वो उसका फास्फेटिफिकेशन होता है या उसका एक्टिवेशन होता है, फास्फोराइलेशन हो जाता है उसका फास्फेटेज के, तो इस तरीके से वो एक्टिव फॉर्म में होता है। और जब वो एक्टिव फॉर्म में होता है तो सिंपल सी बात है, वो एक तरीके से ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम करता है। लेकिन जब वो एक तरीके से इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस का काम करता है। तो ये ध्यान रखना, यदि फास्फोराइलेटेड होता है, फास्फोराइलेटेड का मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म समझ जाना, फास्फोराइलेटेड एक्टिवेटेड फॉर्म, या मैं लिख देता हूँ नीचे। तो इसमें इंसुलिन भी लिख देता हूँ, इंसुलिन का रोल भी है। इसलिए ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज जो होता है, यदि ये फास्फोराइलेटेड है, फास्फोराइलेटेड यानी कि एक्टिव है, और ये क्या करेगा? इस तरीके से ब्रेक डाउन करेगा। और इसके लिए ये क्या करेगा? यदि डीफॉस्फोराइलेटेड है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक्टिव इनएक्टिव तो अपने हिसाब से रहती है, सिंपल सी बात है। फास्फोराइलेशन होता है ब्रेक डाउन का काम करता है, फास्फोराइलेट, डीफास्फोराइलेटेड होता है सिंथेसिस का काम करता है। फिर आते हैं मेन हम इंसुलिन और उसके सिंपल सी बात है एपिनेफ्रिन की। सबसे पहले बात करूँ एपिनेफ्रिन वाले, तो ये क्या करता है? इस तरीके से एपिनेफ्रिन, इसमें होता है क्या? एटीपी से सिंपल सी बात है सिग्नल देता है, किसको? एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। पॉजिटिव रिलेशन कितने आता है? एपिनेफ्रिन और ग्लूकागोन क्या करता है? ये इसको साइक्लिक एएमपी में परिवर्तन कर देता है।
साइक्लिक एएमपी क्या करता है हमारा, एक तरीके से प्रोटीन काइनेज होता है उसका एक्टिवेशन करता है। प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करता है, ये काम करता है। मेन हम इसमें इंसुलिन की बात कर लेते हैं एक तरीके से। वो क्या करता है, इंसुलिन साइक्लिक एएमपी को कन्वर्ट करता है 5 एएमपी में। इस तरीके से इंसुलिन इसको बढ़ावा देता है, यानी कि एक तरीके वो इंसुलिन का उद्देश्य क्या है, एक तरीके से डिक्रीज करना साइक्लिक एएमपी की अमाउंट को। तो एक तरीके से खाली ये दोनों के दोनों एपिनेफ्रिन और ग्लूकागोन है साइक्लिक एएमपी पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो तरीके से जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। एक तरीके साइक्लिक एएमपी को बढ़ाने का काम कर रहा है और ये इसके अमाउंट को डिक्रीज करने का काम कर रहा है। तो अपर वाली स्टेप है उसमें ये काम कर रहा है एपिनेफ्रिन ग्लूकागोन, नीचे वाली स्टेप में इतने इंसुलिन काम कर रहा है। प्रोटीन काइनेज क्या करेगा इस तरीके से, लास्ट स्टेप में हमारा क्या करेगा, हमारा फास्फोराइलेशन वाला काम करेगा, इस तरीके से एक्टिवेशन का काम करेगा। कौन सा कोएंजाइम रहता है इसमें, सिंपल बात है कैल्शियम रहता है। प्रोटीन काइनेज वाला एंजाइम प्रक्रिया होती है जो कि सिंपल सी बात है एक्टिवेशन करने का काम करता है। एक्टिवेशन, इनएक्टिव से एक्टिव मैंने लिखा नहीं, एक्टिवेशन करने का काम करता है उसका। तो आप तो सिंपल सी बात है जानते ही हैं कि क्या करेगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज हमारा। तो इस तरीके से ये स्टेप खत्म हो गई। थोड़ा सा आपको मैं लिखने में दिक्कत आ रही थी, मैं कॉपी के पीछे खींच लिया। तो ये चीज़ मैं समझा देता हूँ दोबारा। साइक्लिक एएमपी होती है वो सिंपल सी बात है इसको हार्मोन को उठाने का काम इंसुलिन करता है। और सिंपल सी बात है एटीपी साइक्लिक एएमपी एडानी साइक्लेस को इस तरीके से इंक्रीज करने का काम कौन करेगा, हमारा एपिनेफ्रिन या और ग्लूकागोन करेगा, जिसके कारण साइक्लिक एएमपी की अमाउंट डिसाइड करेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसकी अमाउंट ज़्यादा हुई तो इस तरीके से हमारे ग्लाइकोजन का ज़्यादा से ज़्यादा टूटना होगा और ग्लूकोज का बनना सबसे ज़्यादा होगा। और यदि इसकी अमाउंट कम रहा तो उसका स्टोरेज सबसे ज़्यादा होगा और हमारे ग्लूकोज की मात्रा होगी वो कम होगी, जो कि हमारा इंसुलिन चाहता है। इसलिए इंसुलिन पे ज़्यादा जोर मत डालें कभी भी। तो इसलिए ये चीज़ होती है, प्रोटीन काइनेज रहता है तो इस तरीके से एक्टिवेशन पहले सीधे सीएमपी ज़्यादा ही सीधे काम नहीं करेगा, इस तरीके से सेकेंडरी मीडिएटर रहता है। तो इसलिए सबसे पहले प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन करेगा। प्रोटीन काइनेज है वो हमारा मेन काम करेगा, जो कि सिंपल से आता है ग्लूकोज फॉस्फोराइलेट का जो एक्टिवेशन है उसको करने का काम करता है। तो ये मेन स्टेप होती हैं। डीई आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डीई होती है। बॉर्न ग्रिड डीई पे काफ़ी बार सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी की छोटी छोटी डी के क्वेश्चन भी पता होने चाहिए। और मेटाबॉलिज्म में आपको डिग्रेडेशन पता होना चाहिए, सिंथेसिस में तो कह रहे एक दो स्टेप ही आती है मेन। तो इसलिए ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है उससे ग्लाइकोजन का, क्योंकि इसमें पता आता है ये आपने छोटी क्लास में तो नहीं पढ़ा था। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना। डिजीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें क्लिनिकल केस भी आ सकता है, वैसा सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इसको पढ़ाने का उद्देश्य मेरे यही था कि आपको डिजीज को बारे में पता होना चाहिए, कौन से एंजाइम किस डिफिशिएंट होगा, क्या क्या प्रोडक्ट है वो एक्यूमुलेशन होंगे, इम्पैक्ट किस किस पर आएगा। एक और डिजीज मैं बता देता हूँ चाहे तो, हाँ मैं बता ही देता हूँ। वो आती है हमारी पोम्पीज डिजीज, जो कि आपने ग्लाइकोजन स्टोरेज वाले तरीके से कॉलम में तो पढ़ी होंगी, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं क्योंकि वो उसका एंजाइम सीधे इसमें रोल में नहीं था। पोम्पीज डिजीज ये तरीके से हमारा जो है इस तरीके डी ब्रांचिंग एंजाइम था उसी जगह काम करती है, पर इस तरीके से लाइसोसोम में होता है इस तरीके से। तो इसमें एक तरीके लाइसोसोम वाला एंजाइम होता है, लाइसोसोमल माल्टेज। तो इस तरीके लाइसोसोमल माल्टेज होता है एंजाइम, सिंपल सी बात है। ये चीज होता है, इसका क्या इससे क्या होगा पोम्पी डिजीज में, तो मेन चीज में ध्यान आती है हमारी, वो आती है इस कार्डियोमेगेली। कार्डियोमेगेली होती है। इसमें क्या, इसमें क्या होता है, लाइसोसोमल माल्टेज एंजाइम होता है, उसकी एक तरीके से डेफिशिएंसी हो जाती है एंजाइम की। और इससे में क्या मिलता है, मेन फीचर मिलेगा हमारा, क्या मिलेगा इस तरीके से हार्ट वाला फीचर मिलता है इसमें, कार्डियोमेगेली मिलती है। लिवर का भी मिल जाता है हमारे से, लेकिन मेन आता है हमारा कार्डियोमेगेली रहती है। ये चीज़ होती है, ध्यान रखना पोम्पी डिजीज में
क्या रहेगा, एक तरीके से लिवर हार्ट वगैरह में एक्यूमुलेशन होता है, और इसमें बस याद है हार्ट फेलियर भी मिलने की संभावना रहती है, कार्डियोमेगेली, इसमें अलावा हार्ट फेलियर, हार्ट का कोई भी आपको दे दे एक तरीके से फंक्शन में, तो वो आपका आ सकता है पम्पिंग डिजीज़ के बारे में। तो ये तरीके से सारी डिजीज वगैरह खत्म हुई एक तरीके से, बच्ची कुछ जैसे काफ़ी सारी डिजीज मैंने शुरुआत के इस साइकिल्स में पढ़ाई नहीं थी, उसके बारे में मैं एक केस वगैरह देख के आपको चर्चा करूँगा केस के रूप में। ये मैं इसलिए इसका सेपरेट क्वेश्चन भी आता है, इसलिए मैंने इसके बारे में चर्चा कर दी पहले ही। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ, आप पढ़ते रहिए ऐसे ही।